बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डी ब्रॉयज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट्स। ये क्या चीज़ है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये करेक्शन कर दूँ कि ज़्यादातर पाकिस्तानी इसको डी ब्रोगली पढ़ते हैं, प्यार से डी ब्रोगली कहते हैं, जबकि असल प्रोनाउंसिएशन इसकी है डी ब्रॉय। तो जहाँ मैं डी ब्रॉय बोलूँ परेशानी होना, पता नहीं आपने पहले इसका नाम सुना है, मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में आपने डी ब्रॉयज़ वेवलेंथ, जिसको डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कहते हैं आप, वो आपने पढ़ी होगी। वो इसमें यूटिलाइज़ भी करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। कहते हैं जी, एट द टाइम ऑफ फार्मूलेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी, बोहर की थ्योरी आई थी 1913 में, 1913 में बोहर ने एक मॉडल पेश किया और 3 पास्टुलेट मेन थे। देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर द फर्स्ट 2 पास्टुलेट्स वाइल पास्टुलेट 3 हैड सम रूट्स इन प्लैंक्स थीसिस। तीसरा पास्टुलेट क्या था, पहले मैं ये 2 आपको पहले बताता हूँ कौन से पास्टुलेट थे जिनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। पहला पास्टुलेट था जी, एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग। रेडिएशंस एमिट किए बगैर वो ऑर्बिट में रह सकते हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि इससे पहले मैक्सवेल ने कहा था, उसने कुछ इक्वेशंस पेश की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, रेडिएशन की, और उसने कहा, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये ऐसा ही है, ये बात गलत नहीं है। एक्सेलरेटिंग चार्ज रेडिएशन एमिट करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है, पता है सर्कल में मूव करता ऑब्जेक्ट भी एक्सेलरेट करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर लम्हा चेंज हो रही होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, टेंजेंट के लॉन्ग डायरेक्शन होती है ना वेलोसिटी की। तो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं वो भी एक्सेलरेटिंग चार्ज है, और मैक्सवेल के मुताबिक एक्सेलरेटिंग चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करनी चाहिए। और डी ब्रोगली ने इतने बड़े साइंटिस्ट की ऐसी बात जो हर जगह अभी तक वैलिड थी, उस बात को रद्द कर दी, और उसने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग, बगैर रेडिएशन खारिज किए वो मूव कर सकता है। तो ये बात हैरानकुन थी, उसके पास कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो ये समझता था अगर रेडिएशन एमिट करते तो वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली नीचे आता न्यूक्लियस के साथ टकरा जाता। बल्कि मैंने यूट्यूब पे लास्ट टाइम लेक्चर अपलोड किया था, एक बच्ची ने क्वेश्चन भी पूछा, सर ये जितने प्लैनेट्स हैं ये क्यों नहीं सूरज की तरफ गिरते, ये भी तो रेडिएशन एमिट करते हैं। तो बेटा प्लैनेट्स में और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन कोई गर्म नहीं होता, इसका कोई अपना एनर्जी सोर्स नहीं है, जबकि जो प्लैनेट्स हैं इनकी और भी एनर्जी सोर्सेज हैं जिनके थ्रू वो अपनी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। जैसे कि ये हीटअप होते रहते हैं, सूरज की लाइट भी इन पे पड़ती है, ज़मीन गर्म हो जाती है, और हर हीटेड ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करता है, इंक्लूडिंग अस। ह्यूमन बॉडी भी रेडिएशन एमिट करती है, लेकिन इतनी कम एनर्जी वाली इनविजिबल कलर की कि हमें नज़र नहीं आती। ये आपकी बुक में एक एग्जांपल है। ह्यूमन बॉडी भी रेडिएशन एमिट करती है। तो प्लैनेट्स, जैसे ज़मीन है, गर्मियों में इसकी सतह गर्म हो जाती है, तप जाती है, तो रेडिएशन एमिट करेगी। ज़मीन के कोर के अंदर, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो भी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। तो ज़मीन के तो अपने सोर्सेज हैं, कुछ सूरज की लाइट की वजह से, हीट की वजह से गर्म हो जाती है इसलिए रेडिएशन एमिट करती है, कुछ इसके अपने अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा ही है? सूरज की धूप पड़ रही है, वो गर्म हो रहा है, उसके अंदर का रेडियो एक्टिव एलिमेंट या कोई ऐसा सोर्स है नहीं ना। तो ज़मीन की तो रेडिएशन एमिट करना समझ आता है, इलेक्ट्रॉन में तो कोई सोर्स नहीं, अगर वो रेडिएशन एमिट करेगा तो इसका मतलब उसको नीचे आना पड़ेगा। ज़मीन के केस में बात ही अलग है, ठीक है। अच्छा, तो बात ही हो रही थी, अब मसला ये है कि बोहर ठीक है, मैक्सवेल, दोनों अपनी जगह ठीक हैं। जो बाद में साइंटिस्ट को पता चला, वो पता क्या बात थी, मैक्सवेल की जो बात थी ना कि एन एक्सेलरेटिंग चार्ज एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तब है जब एक्सेलरेशन हो ड्यू टू
चेंज इन मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड में चेंज है यानी इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो या स्पीड अप हो, तब जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस एक्सेलरेशन की वजह से रेडिएशंस लाजमन एमिट होंगी। ठीक है, तो यह इस केस में रेडिएशन एमिट होंगी। और अगर एक्सेलरेशन हो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, एक्सेलरेशन हो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, किधर गया चैप्टर अच्छा, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन तो फिर रेडिएशन एमिट नहीं होंगी, यहाँ पे एमिट होंगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन है और इस केस में रेडिएशन एमिट नहीं होंगी। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड में चेंज है तब रेडिएशन, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी अलग दिन, फ़िलहाल अपने आर्टिकल से ना हट जाए। अच्छा, एक इस पास्टुलेट की कोई वजह नहीं पता थी ना, बोहर को खुद वजह पता नहीं थी, और दूसरा सेकंड पास्टुलेट की भी रीज़न नहीं पता थी। ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी भी वजह नहीं थी कि कैसे, मतलब आपने एक बात मुझे बताई या आप ये कहते हैं कि सर ये पास्टुलेट है, मैं कहता हूँ क्यों, आपको कैसे पता चला, क्या थॉट प्रोसेस क्या था, किस वजह से आपने सोचा। डी ब्रोगली के पास, उसके बोहर के पास कोई वजह नहीं थी। और इस पास्टुलेट को 1926 में गालबन डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया। डी ब्रॉय, हमें भी गलत आदत पड़ चुकी है डी ब्रोगली सुन सुन के ना। लें जी, आगे आ जाएं। आपको पता है 1913 में बोहर का मॉडल आया और उस पास्टुलेट 1924 में डी ब्रॉय ने पीएचडी थीसिस पेश किया, यही जो मैं जिसकी बेस पे समझाने लगा, जिसको कहते हैं कि उसने कहा कि जब वेव्स पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती हैं तो पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। पार्टिकल कौन, इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल कौन, प्रोटॉन, कोई बॉल, पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये डी ब्रॉय का कॉन्सेप्ट था। उसका पीएचडी का थीसिस इस पे था। उसका पीएचडी का थीसिस जिन टीचर्स के पास गया, प्रोफेसर्स के पास, उनको भी कोई समझ नहीं आई। उन्होंने इसको अप्रूवल के लिए और रिव्यू के लिए आइंस्टाइन के पास भेजा, और आइंस्टाइन आपको पता ही कितना बड़ा साइंटिस्ट है, उसने अप्रूव किया और तब इस डी ब्रॉय को पीएचडी की डिग्री मिली। 1926 में फिर इस डी ब्रॉय की ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये शायद आपने केमिस्ट्री में भी सुना हो, हम भी पढ़ेंगे 19 चैप्टर में, वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट डी ब्रॉय ने मुतारफ़ करवाया। तो उस बेस पे ये एक्सप्लेनेशन आई जो आज हम पढ़ने लगे हैं। और अगली बात और आखिरी बात सुने कि ये इतना अहम डी ब्रॉय का कॉन्सेप्ट था जहाँ उसको पीएचडी तो मिली और गालबन 1929 में उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला इसी पे, नोबेल लॉरिएट है ये। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ ले चुका है इस थ्योरी पे, जिस थ्योरी के बेस पे हम आज एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं। तो देखते हैं ये एक्सप्लेनेशन क्या थी। यानी बोहर को ख़ुद मालूम नहीं था उसने क्या कह दिया, और 11-12 साल बाद डी ब्रॉय उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये भी एक एजम्पशन ही है, एक मफरूज़ा ही था जो उसने पेश किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कभी किसी ने नहीं देखा। तो मफरूज़ा ही है जिसको फिर जिस बेस पे तमाम एक्सप्लेनेशन की जा रही है। तो वो क्या है वो देखते हैं हम जनाब। कहते हैं लेटर ऑन विद द डेवलपमेंट ऑफ डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस सम जस्टिफिकेशन कुड बी सीन इन पास्टुलेट 2 एज एक्सप्लेन्ड बिलो। अब ये पास्टुलेट 2 क्या है वो समझना है हमने। डी ब्रॉय ने कॉन्सेप्ट जो मुतारफ़ करवाया था वो क्या था कि जो पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, ये भी वेव नेचर रखते हैं। मतलब ये भी जब मूव करते हैं ना तो सीधा मूव करने की बजाय एक वेव की तरह मूव करते हैं। ये उसका कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल्स भी वेव नेचर रखते हैं। ये समझते हुए, ये समझाने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि जैसे समझें आपने पार्ट 1 में पढ़ा स्टेशनरी वेव। ये साइड पे जो डायग्राम बनी है इसमें देखें कि एक रस्सी है जिसमें ये ब्लू कलर की वेव ऊपर है, जिसको अब मैं रेड कलर से ये हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वेव टकरा के वापस आती है और स्टेशनरी वेव बनाती है। ये आप पढ़ चुके हैं कि एक डाउन द स्ट्रिंग वेव जा रही है और एक वापस जो रिफ्लेक्ट बैक होती है। दो वेव्स मिल के क्या बनाती हैं, स्टेशनरी वेव्स। ठीक है,
अब फ़र्ज़ कर लें इस रस्सी को, ये जो रस्सी है स्ट्रिंग है, इसको आप बेंड कर देते हैं इनटू अ सर्कल, जैसे ये आपके सामने डायग्राम 1 और डायग्राम 2 दिखाई हुई है। आप इसको सर्कल में बेंड कर देते हैं। डी ब्रोगली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन बजाय स्ट्रेट शार्प सर्कल में मूव करने के, न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करने के बजाय एक वेव की तरह मूव करता है, और वेव की तरह मूव करता है जिसको मैं ब्लैक कलर से ज़रा हाईलाइट करने लगा हूँ। उसने कहा जी इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह, ये इलेक्ट्रॉन का ये पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करता है और स्टेशनरी वेव बनाता है। जैसे आपने पढ़ा ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल में, तो वो स्टेशनरी वेव बनाते हैं, ऑपोजिट स्पिन और जो आपने पढ़ा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करता है। और अगली बात उसने जो कही कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इंटीजर वेव्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ये पूरी कर सकता। मतलब कहने का मकसद ये है कि या तो वो 3 वेव्स पूरी बनाएगा, या 2 या 1 या 4 या 5, 4.5 वेव, 2.25 वेव्स वाला कोई चक्कर नहीं। अगर गौर करें तो यहाँ पे कितनी वेव्स हैं, ये वेव 1, उसके बाद 2, और ये कितनी 3, यहाँ लिखा है n=3, पूरी 3 वेव्स। या इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पूरी 4 वेव्स, न 3.25 न 3.5 न 3.25, या 3 या 4 या 5 या 6। जैसे अगली डायग्राम में देखें 7 वाली जो है, इसमें कितनी वेव्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसलिए n क्या लिखा है 6। तो डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है और इसमें n वेव्स पूरी करेगा। n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, n इंटीजर्स को कहते हैं 1 2 3 4, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो जो है लें जी ये वीडियो देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे वेव की तरह बिहेव कर रहा है। सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ऑर्बिट कर रहा है। ख़ास एनर्जी लेवल, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्वांटाइज्ड रेडियल क्वांटाइज्ड एनर्जी। और ये 4 वेव्स में मूव कर रहा है। अगर आप चाहते हैं 5 वेव्स बनाना, कि ये 5 या 1 वेव में मूव करेगा पूरी 1 वेव, या 2 या 3 या 4, अब देखें 5वीं वेव फिट करनी पड़ेगी तो इस ऑर्बिट को बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 5 वेव्स में भी मूव कर सकता है, 4.5 4.25 वाला कोई सीन नहीं है। ये पॉइंट समझ आया आपको? तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा, और लेकिन वो बनाएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है। और इसको बड़े ऑर्बिट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और ये पॉइंट ज़रा गौर से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन 4.25 4.5 वेवलेंथ्स में मूव नहीं कर सकता, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है। पाथ पूरा नहीं होगा, ऑर्बिट उसका सही नहीं होगा, या पूरी 3 वेव या पूरी 4 वेव्स। ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बड़ा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट मूव कर रहा है, बाहर से रेड कलर का ये एनर्जी का फोटॉन आया और इसका ये हाई एनर्जी लेवल में चला गया। और जब ये एनर्जी रिलीज़ करता है, अभी एब्जॉर्ब हुई, अब देखिए ये रिलीज़ करके वापस ऑर्बिट छोटा हो गया। समझ आई इस पॉइंट की? अब ये देखें कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह मूव कर रहा है। जब ये फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा रेड कलर की, तो इसका ऑर्बिट जो है वो बड़ा हो जाएगा और ये हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा और ऑर्बिट करेगा। अच्छा जी, अब आखिरी पॉइंट देखिएगा, असल में स्टेशनरी वेव या इलेक्ट्रॉन वेव में कैसे मूव करता है वो ये से। पहले समझते थे कि जो इलेक्ट्रॉन के शार्प पाथ होते हैं, इलेक्ट्रॉन के शार्प वो होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, बड़ी बारीक से लंबा, बड़ा एक्यूरेट पाथ, डिस्क्रीट पाथ। लेकिन अब जो हम जिस एटॉमिक मॉडल को हम समझते हैं कि ये एक्यूरेट है, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन की एक रेंज है, एक चौड़ी सी पट्टी कह लें, एनर्जी बैंड उसको कहते हैं। हमने 17 चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत शार्प बाउंड्री पे नहीं, बल्कि एक पट्टी, एक चौड़ी सी पट्टी के रेंज में मूव करते हैं।
जैसे कि लिखा ना हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको ब्लू सा या ग्रीनिश ब्लू कलर नज़र आ रहा है ना, चौड़ी सी पट्टी, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। और उसके दरमियान ब्लैक कलर की स्पेस नज़र आ रही है आपको, दो ऑर्बिट्स के दरमियान, ये देखें, ये दरमियान वाली जहाँ पे ये छोटा सा डॉट में मूव कर रहा हूँ, ये वो है जो ऑर्बिट्स के दरमियान स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, जिसको क्या कहते हैं, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब पता क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अब इस तरह मूव करता है जी, कि इलेक्ट्रॉन इस शार्प से पाथ पे मूव करने की बजाय ऐसे, वो इलेक्ट्रॉन का पाथ इस तरह है, यानी उसके ऑर्बिट चौड़ी सी पट्टी है और इस पट्टी के अंदर रह के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वेव की तरह मूव कर सकता है। यानी इसमें ऑर्बिट के अंदर रहते हुए आगे पीछे हो सकता है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ। इसी तरह जो पहला ऑर्बिट है उसमें भी इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ऑर्बिट के अंदर ऊपर नीचे होके मूव कर सकता है। यानी एक चौड़ी सी पट्टी है जिसको एनर्जी बैंड कहते हैं, ऑर्बिट के बजाय एनर्जी बैंड कह दिया जाता है। ये हमने 17th चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा, इस सारी एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम आते हैं डेरिवेशन पे, ठीक है जी। तो बुक में उन्होंने बताया कि जनाब इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी वेव्स में मूव करता है और वो या एक पूरी वेव या दो पूरी वेव या तीन एंड सो ऑन वेव्स पूरी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एज शोन इन द फिगर, इफ़ दिस इज़ पुट इनटू अ स्टेशनरी वाइब्रेशन वी मस्ट हैव L इज इक्वल टू n लैम्डा। इसका क्या मतलब है, यहाँ से ऑनवर्ड हम अपनी डेरिवेशन करते हैं। लें जी, फ़र्ज़ कर लें ये हमारा ऑर्बिट है और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरह कि वो या एक पूरी वेव बनाएगा या दो पूरी वेव या तीन पूरी वेव। ये दो वेव्स हो गई, ये दो वेव्स और आगे तीन वेव्स। तो पूरा जो सर्कमफेरेंस है स्ट्रिंग का, जो सर्कमफेरेंस वो क्या होता है, 2πr। धागे की पूरी लेंथ में n वेव्स आनी चाहिए। n मतलब या पूरी एक वेव आनी चाहिए या पूरी दो वेव्स होनी चाहिए, पूरी तीन वेव्स, पूरी चार वेव्स एंड सो ऑन। 3.5 वेव्स वाला कोई चक्कर नहीं, 2.25 वेव्स वाला कोई चक्कर नहीं, पूरी वेव्स होनी चाहिए पूरे धागे की लेंथ में। और लेंथ, सर्कल की लेंथ क्या होती है, 2πr, जो सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब पूरे सर्कमफेरेंस में n वेव्स आनी चाहिए। जैसे भी मैंने 3 वेव्स बनाई हैं और बुक में एक जगह 6 वेव्स भी बनाई थी, इस तरह 2 3 4 5 और ये 6 वेव्स भी बनाई थी। तो n लैम्डा, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, पूरे धागे में n वेव्स आनी चाहिए। ये पॉइंट समझ आया आपको। जैसे कि देखें ये बुक में भी क्या कहा है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है 2πr, उसमें n वेव्स होनी चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा का फार्मूला क्या बनता है, यहाँ से लैम्डा का फार्मूला बनेगा आपके पास, लैम्डा इज़ इक्वल टू 2πr ओवर n। इसका नाम रख लें इक्वेशन 1। अच्छा, अब डी ब्रॉय ने जो वेवलेंथ के बारे में बताया वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, हम 19th चैप्टर में पढ़ेंगे, डी ब्रॉयज़ वेवलेंथ। उसने कहा कि जब पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं तो उनकी जो वेवलेंथ है वो h/mv होती है। ये वेवलेंथ कैसे आई ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने फार्मूला पढ़ा एनर्जी का, E इज़ इक्वल टू P, वो mc² यहाँ से कर लें आप। अच्छा, E इज़ इक्वल टू mc इंटू c। एनर्जी को ये भी कहा जा सकता है Pc, ठीक है। यहाँ से मोमेंटम का फार्मूला क्या बनता है, मोमेंटम का E/c। अच्छा, एनर्जी क्या होती है, hc/λ, ये एनर्जी है और साथ 1/c, सॉरी p आना था, p² नहीं, ये c कैंसिल। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या आया, h/λ, ऐसा ही है। मोमेंटम का फार्मूला h/λ, p इज इक्वल टू h/λ। तो यहाँ से लैम्डा उधर ले जाएं तो क्या बना, h/p, और लैम्डा इज इक्वल टू h/mv।
ये डी ब्रॉयज़ वेवलेंथ है, उसकी मैंने डेरिवेशन की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खैर वो हम आगे पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये है कि जो डी ब्रॉयज़ वेवलेंथ है, जो उसने कहा कि पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, वो वेवलेंथ ये इसको नाम इक्वेशन 2 का देते हैं। अब आप गौर करें कि ये चीज़ जो है ये भी वेवलेंथ की इक्वल है और ये चीज़ भी वेवलेंथ के इक्वल, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगी, इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि 2πr/n इज़ इक्वल टू h/mv। अच्छा, यहाँ से आप क्या करें जनाब, मैस और वेलोसिटी m और v को उस साइड पे ले जाएं r के साथ, mvr, और यहाँ से 2π और n इधर ले आएँ, n ऊपर चले जाएगा nh, और नीचे क्या आ जाएगा 2π, और यही बोहर का सेकंड पास्टुलेट था जिसमें उसने कहा कि वही ऑर्बिट्स एलो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π का इंटेग्रल मल्टीपल हो, h/2π का इंटेग्रल मल्टीपल, यानी या 1 मल्टीप्लाई बाय h/2π या एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2/h/2π, या होना चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाय h/2π एंड सो ऑन। h/2π का कोई इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए 1 2 3। और ये फार्मूला डिराइव कहाँ से हुआ, कोई पता नहीं था बोहर को, जब उसने एटॉमिक मॉडल पेश किया, और ये डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस की मदद से डिराइव किया जा सकता है। तो सेकंड पास्टुलेट इस तरह डिराइव हुआ। इस लेक्चर को आपने रिवाइज़ करके देखना है, पॉइंट बड़ा अहम है। इतना हम सोचें कि डी ब्रॉय को इस पर नोबेल प्राइज़ मिल गया, तो खैर हमें ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है वो इसे याद रखना है। वो ऑब्जेक्टिव कैसे आती है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा अभी। तो एक दो वीडियो भी मैंने कोट की हैं, वो भी अच्छी वीडियोस थी, आप उनसे भी मदद हासिल करें समझने में। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।